हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर है क्या? हमारा आज का लेक्चर चल रहा है अध्याय 9, जो कि है प्रकाश का ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ने के क्रम में हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पहले इसके बारे में समझ लिए हैं। तो उसमें हमने क्या समझा वो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल करते हैं हम। तो हमने पढ़ा उसके अंदर कि प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है, कि प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश की चोंद हमारी आंखों में पड़ती है, वो हमने समझा कि किस प्रकार से पड़ती है और हमें चोंद का अनुभव होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण के कारण क्या क्या होते हैं वो हमने वहाँ समझा। और प्रकाश के ध्रुवण को समझने के साथ साथ हमने ये भी जाना कि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, वो अनुप्रस्थ होती हैं। और अनुप्रस्थ समझने के लिए हमने जो है तरंगों के बारे में, कि वो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, कि किस प्रकार की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं और किस प्रकार की तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, वो हमने पुराने उन लेक्चर्स में जाना। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हाइगेंस जो थे, हाइगेंस ने बहुत लंबे समय तक प्रकाश तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें माना और उन्हें मानते हुए ही उन्होंने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश का विवर्तन जैसे परिघटनाओं को उन्होंने सिद्ध किया। परंतु कुछ समय बाद, यानी कि कुछ लंबे समय बाद, उन्होंने जाना कि जब उनके सामने समक्ष कोई ऐसी स्थिति आएगी, उन्हें महसूस हुआ कि प्रकाश में ध्रुवण होता है, तो जो अनुदैर्घ्य प्रकृति वो मान रहे थे प्रकाश की, उसको उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि अनुदैर्घ्य प्रकृति से ये साबित किया ही नहीं जा सकता कि प्रकाश ध्रुवित हो सकता है। तो इसके बाद में जो है और दूसरे वैज्ञानिक आए और दूसरे वैज्ञानिकों ने फिर इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी, और जिसके बारे में बाद में फिर जाकर ये प्रूव हो पाया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अध्रुवित तरंग, ध्रुवित प्रकाश। तो ये जो आज का हम सेशन पढ़ने वाले हैं, आज का जो लेक्चर हम समझने वाले हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पुराने लेक्चर्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो यदि आप वो पढ़ लेते तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये समझ में आज का लेक्चर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या है हमारा? आज हमारा हम पढ़ने वाले हैं अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट, और ध्रुवित प्रकाश यानी कि पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट होती क्या है और अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश होता क्या है? अध्रुवित प्रकाश जो होता है वो एक साधारण प्रकाश होता है, यानी कि जैसे कि प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का कौन सा है? सूर्य है। और दूसरे उसमें हम चंद्रमा को भी मान सकते हैं कि वो भी प्राकृतिक ही है, हालांकि वो अपनी रोशनी जो है वो सूर्य से ही लेता है, परंतु हम पर जो है वो प्रकाश पहुंचता है। परंतु इसमें मेजर जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं वो सारे सूर्य के प्रकाश को लेकर ही किए जाते हैं। या फिर इसके अलावा कृत्रिम स्रोत का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? या तो बल्ब का हम प्रयोग करते हैं, या फिर कोई ट्यूब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, इनका प्रयोग हम करते हैं। तो जो इनसे प्रकाश निकलेगा, यानी कि बल्ब से जो निकलेगा, ट्यूबलाइट से जो निकलेगा, या फिर सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, वो सारे क्या हैं? अध्रुवित प्रकाश है। वो क्या है? जो अध्रुवित प्रकाश यानी कि साधारण प्रकाश है। क्योंकि साधारण प्रकाश को तो हम साधारण प्रकाश नेचुरली हम बोल ही देते हैं, परंतु अध्रुवित जब हम उसे बोल रहे हैं तो उसके लिए फिर इसकी एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, जिसके अनुसार हम उसे अध्रुवित बोलते हैं। हालांकि साधारण प्रकाश जो होता है वो अध्रुवित प्रकाश ही है, उसका दूसरा नाम अध्रुवित ही है, परंतु जब हम उसे अध्रुवित बोलेंगे तो अध्रुवित के साथ में हम उसकी परिभाषा भी बताएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बिंदुवार। तो बिंदुवार में क्या कहा गया है कि किसी प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर, यानी कि जो प्रकाश तरंग है उसमें वैद्युत वेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको साधारण प्रकाश की एक बिंदु दिखाया हुआ है, प्रकाश स्रोत दिखाया हुआ है। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि इस बिंदु से, यानी प्रकाश बिंदु है ये, तो इससे विभिन्न दिशाओं में क्या निकल रहे हैं? वेक्टर्स निकल रहे हैं। तो ये वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? वैद्युत वेक्टर्स कहलाते हैं। तो वैद्युत वेक्टर जो होते हैं वो किसी प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यानी कि आप ये मान के चलो, यदि ये इस दिशा में प्रकाश की तरंग है तो वैद्युत वेक्टर कैसे होंगे? या तो इस प्रकार से होंगे या इस प्रकार से होंगे।
ठीक है, या इस प्रकार से होंगे या इस प्रकार से होंगे, तो ये वैद्युत वेक्टर्स होते हैं। तो वो सभी संभव दिशाओं में होते हैं। प्रकाश संचरण की जो दिशा होती है उसके लंबवत वो सभी दिशाओं में इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि ये दिखाया हुआ है। यानी कि प्रकाश संचरण की जो दिशा होगी और जो वेक्टर की दिशा होगी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश तरंग की दिशा है और जो ये वेक्टर की दिशा है, इसके बीच में जो कोण होगा ये जो है विद्युत वेक्टर है। यानी कि विद्युत वेक्टर हम इसे लिख देते हैं विद्युत वेक्टर, और ये संचरण की दिशा है, प्रकाश संचरण की दिशा। तो जो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार नीचे यदि इसे हम लेते हैं तो 90 डिग्री का ही बनता है। और इसी प्रकार जो भी वेक्टर से दिखाए हुए हैं सब की जो दिशा है वो या तो इस तरह से है या इस तरह से है या इस तरह से है या इस तरह से, इस प्रकार की दिशाएं। तो सारी इनके बीच में कितना कोण बनेगा, यानी कि इसके और प्रकाश संचरण की जो दिशा होगी उसके बीच में कितना कोण बनेगा, वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये हमने आपको समझा दिया कि विद्युत वेक्टर किस प्रकार से, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण इनके बीच में बनता है। तो वैद्युत वेक्टर प्रकाश तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है जब साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, यानी कि साधारण प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में सीमित ना रहकर सभी संभव दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। यानी कि जो दिशा है, इस प्रकार से दिशा होगी प्रकाश तरंग की, तो उसमें एक ही दिशा में नहीं होते, यानी कि केवल इधर ही दिशा में नहीं होते, नीचे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो सभी संभव दिशाएं जो बनती हैं प्रकाश तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत, तो उनमें सभी में वो होते हैं। तो ये इन्होंने सम्मित रूप से हो सकते हैं बताया। तो अध्रुवित प्रकाश की एक परिभाषा है जो कि हमने यहाँ नोट की है, तो इसे भी आपको समझना चाहिए। तो परिभाषा क्या है कि ये एग्जाम में पूछी जाती है कि ये पूछा जाता है अध्रुवित प्रकाश तथा ध्रुवित प्रकाश को समझाइए। तो समझाने के क्रम में क्या आपको बताना पड़ेगा, उसकी परिभाषा बतानी पड़ेगी। तो परिभाषा समझ लीजिए क्या है कि सामान्य अथवा अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की जो दिशा होती है उसके लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। तो लंबवत तल जो होगा प्रकाश संचरण की दिशा का, उसके लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। जैसे सम्मित रूप जो है इसे भी आप समझ के चलेंगे। अब हम समझते हैं कि ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से होगा। तो ध्रुवित प्रकाश के लिए कुछ करना होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया कि ध्रुवित प्रकाश जब हमें प्राप्त करना होता है साधारण प्रकाश से, तो हम कोई क्रिस्टल वगैरह रख देते हैं। तो एक हमने क्रिस्टल वहां प्रयोग किया था पुराने लेक्चर में, वो था टूरमैलिन का क्रिस्टल। तो टूरमैलिन का क्रिस्टल होता कैसा है वो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप ये देखिए कि इस प्रकार से हमने पिछले लेक्चर में टूरमैलिन का क्रिस्टल दिखाया था आपको। इस प्रकार से टूरमैलिन का हमने क्रिस्टल दिखाया था और इस क्रिस्टल की अक्ष क्या थी, अक्ष ऐसे होती है। ठीक है, ये अक्ष ऐसे होती है। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हो, तो इस बोर्ड की जो ये एक समतल है, बोर्ड क्या है, समतल। इस समतल के समांतर होती है इसकी, कैसे होती है, समतल के समांतर इसकी अक्ष होती है। तो वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब सामान्य प्रकाश, सामान्य यानी कि साधारण प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल पर जाकर पड़ता है, जो कि इस क्रिस्टल पर जाकर पड़ेगा, तो क्रिस्टल वैद्युत वेक्टर के केवल उन कंपनों को पारगमित होने देता है, केवल उन कंपनों को निकलने देता है अपने अंदर से जो उसकी अक्ष के समांतर होते हैं। तो यानी कि जो ऐसे वाले कंपन होंगे, जो इस प्रकार से जो कंपन होंगे, केवल वो ही बाहर निकलेंगे इसके, और बाकी सारे कंपन ये रोक देता है। तो रोक कैसे लेता है, अभी आप देखिए यह ध्रुवित प्रकाश दिखा रखा है, यह ध्रुवित प्रकाश है यानी साधारण प्रकाश है। साधारण प्रकाश में आप देख रहे हो कंपन क्या है, अलग अलग दिशाओं में है। तो ये कंपन जो इधर वाला कंपन है या इधर वाला कंपन है, इधर वाला, तो ये जो कंपन है इसको रोक देगा। तो ये इस पे जब पड़ेगी ये किरण, ये वाली साधारण प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो ये बाकी सारे रोक देगा, केवल ये वाला छोड़ देगा। तो ये हमें ये मिलती है नीचे वाली फिगर, नीचे वाला चित्र मिलता है, जिसमें ये कंपन हमारे शेष बच जाते हैं, जो केवल एक ही दिशा में होते हैं और वो इसकी अक्ष के समांतर होते हैं। आप देख रहे हो अक्ष, ये अक्ष इस तरह से है और कंपन भी ऐसे ही है। तो जो कंपन
इसकी अक्ष के समांतर होंगे तो वो बच जाएंगे, वो बाहर जो प्रकाश निकलेगा उसमें वे कंपन होंगे और बाकी सारे कंपन ये रोक लेता है। ठीक है, तो यही इसके अंदर बताया गया। वेक्टर के केवल जब सामान्य प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल पर गिराया जाता है तो क्रिस्टल वैद्युत वेक्टर के केवल अनुकंपनों को पारगमित होने देता है, या पारगमित का मतलब निकलने देता है अपने अंदर से, जो उसकी अक्ष के समांतर होते हैं, उनको निकल जाने देता है, बाकी सबको रोक डालता है। तो टूरमैलिन क्रिस्टल से पारगमित प्रकाश में, जो टूरमैलिन क्रिस्टल से पारगमित प्रकाश हुआ उसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, जो वैद्युत वेक्टर के कंपन बाहर निकले वो प्रकाश संचरण के लंबवत तल में तो होते हैं। प्रकाश संचरण की दिशा कैसी थी, ये दिशा प्रकाश संचरण की है, तो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ये प्रकाश संचरण की दिशा और ये लंबवत तल, ऐसे ये लंबवत है, यानी कि ये तो इस तरह से जा रही है और ये इस प्रकार से लंबवत, यानी कि प्रकाश संचरण ऐसे हो रहा है इस दिशा में। जैसे आप इस तरह समझिए कि ये प्रकाश संचरण की दिशा है और ये कंपन की दिशा, और कंपन क्या है, लंबवत है, यानी कि इस प्रकार से लंबवत होते हैं। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि टूरमैलिन क्रिस्टल से पारगमित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण के लंबवत तल में किसी एक ही दिशा में सीमित हो जाते हैं। इसमें क्या कहा था, किसी एक ही दिशा में सीमित ना रहकर सभी संभव दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। यहाँ पर सभी दिशाओं में नहीं होते बल्कि एक ही दिशा में सीमित हो जाते हैं, और यह प्रकाश क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। आगे बात आपको समझ में। तो समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से हुआ, तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप ये परिभाषा दोगे वाली जो मैंने आपको यहाँ दी है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है समतल ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा में कि ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मित रूप से न होकर किसी एक ही दिशा में सीमित होते हैं, वह प्रकाश क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो ये एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाता है अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय में तो आप इसको बता सकते हो। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, एक चित्र क्या बल्कि एक चित्र के 3 पार्ट दिखाए गए हैं, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी में क्या बताया गया है, तो ये बताया गया है कि साधारण प्रकाश है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश है, और अध्रुवित प्रकाश में इस बिंदु पर ये अलग अलग दिशाओं में, लंबवत दिशाओं में, जो प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा है इस प्रकार से उसके लंबवत दिशाओं में कंपन हो रहे हैं। तो जगह जगह पे कंपन दिखाए हुए हैं, और जब ये प्रकाश इस टूरमैलिन क्रिस्टल पर डलेगा तो कंपन हमें कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, यानी कि कंपन ये इधर वाला कंपन, इधर वाला कंपन, इधर वाला, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सब कट जाएंगे, सबको रोक लेगा ये। बचेंगे क्या, केवल ये कंपन बच जाएंगे जो केवल एक ही दिशा में होंगे, ऊपर नीचे एक ही दिशा, और जो है इस प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होंगे। प्रकाश संचरण की दिशा ये है जो कि आपको दिखाई हुई है तीर से। तो कागज के तल के समांतर कंपन है ये, और ये जो दिशा में कंपन हो रहे हैं ये कागज के तल की समांतर दिशा है। तो ये जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड की जो ये तल है, समतल है, जो बोर्ड का जो तल दिखाई दे रहा है ये कागज का तल आप मान सकते हो। तो कागज का तल ऐसे है इस प्रकार से, और उसी में ये कंपन, समांतर कंपन आपको मिलेंगे। इसमें एक दूसरा और दिखाएगा कागज के तल के लंबवत कंपन। तो कागज के तल के लंबवत कंपन भी होते हैं, वो आपको डॉट से हम दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ जो डॉट बनेगी इस जगह पे, तो जो डॉट बनेगी वो लंबवत कंपन आप कह सकते हो। तो वो लंबवत कंपन के रूप में बाहर निकलते हैं, वो आप कह सकते हैं, परंतु जो दिखाई देते हैं वो केवल यही दिखाई देते हैं। तो केवल लंबवत कंपनों को दिखाने के लिए उन्होंने कागज के तल के लंबवत कंपन जो होते हैं वो इस दिशा में होते हैं, इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको कि इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से। तो ये डॉट्स के रूप में यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब बात करते हैं जब टूरमैलिन क्रिस्टल रखा हुआ है, प्रकाश चल रहा है, प्रकाश में कंपन हो रहा है, प्रकाश के में कंपन, वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, साथ में जो है वहाँ ध्रुवण भी हो रहा है। तो 2 प्रकार के तल होते हैं जो कि जो है, जिसे पहले को कंपन तल कहा जाता है, दूसरे को ध्रुवण तल कहा जाता है। तो 2 प्रकार के तल इसमें आते हैं कि जो तल वहाँ पे हम कह रहे हैं ना, एक तल बता रहे हैं हम आपको कि कागज का तल,
तो वहाँ पर जो होते हैं दो प्रकार के तल समझे जाते हैं, जो कि होता है कंपन तल और ध्रुवण तल। कंपन तल को क्या बोलते हैं? कंपन तल को हम बोलते हैं वाइब्रेशन प्लेन, वाइब्रेशन प्लेन बोलते हैं कंपन तल को। चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र दिखाया हुआ है जिसमें एक ABCD एक तल दिखाया हुआ है, जैसे कि ये बोर्ड यानी कि कागज का तल, जो कागज का तल है उसे दिखाया हुआ है। तो ये क्या है? कंपन तल है। इसमें जो ये प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की जो कंपन है, वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वो इसी तल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपन तल दिखाया हुआ है ABCD, और इसी प्रकार से एक तल EFGH दिखाया हुआ है, और इस तल के बीच में जो यह कोण बनता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। यानी कि यदि ये तल ऐसे है इस प्रकार से ABCD, तो ये जो तल होगा वो इस प्रकार से होगा। कैसे होगा? इस प्रकार से तल होगा, ठीक है। यानी कि इसे आप मार्कर को आप भूल जाओ। ये यदि तल इस प्रकार से ABCD, तो जो ये EFGH तल होगा वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो ये 90 डिग्री का कहाँ पर कोण बनता है, या इधर भी रख सकते हो आप। तो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है। तो कितना बनता है यहाँ पे? 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पे। और ये ABCD जो होता है वो कंपन तल होता है, और जो ये वाला तल होता है ये ध्रुवण तल होता है। और ये जो प्रकाश दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है? समतल ध्रुवित प्रकाश दिखा रखा है। यहाँ से तो प्रकाश चलता है इधर से O बिंदु से, और यहाँ O' पर निर्गत होता है, और इस प्रकार से ये तल दिखाए हुए हैं। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो कंपन तल की परिभाषा क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या कहा हुआ है? समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश जो है उसमें वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा ये है, तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों ही स्थित है। यानी प्रकाश भी इधर चल रहा है और वैद्युत वेक्टर भी चलते हुए इधर जा रहे हैं। तो जो दोनों होते हैं दोनों के ही स्थित होते हैं। इस कंपन तल में क्या है? वैद्युत वेक्टर की दिशा ये है और प्रकाश के संचरण की दिशा ये है। तो दोनों ही जब जिस तल में स्थित होते हैं, दोनों की दिशा जो होती है वो इसी तल के अंदर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कंपन तल कहलाता है। वो तल क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। इसी प्रकार से आता है बात ध्रुवण तल की, यानी कि पोलराइजेशन प्लेन। तो पोलराइजेशन प्लेन क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश जो देखा रखा है ये वाला, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसमें जो कंपन तल है उसके लंबवत एक ऐसा तल, यानी कि इसके लंबवत एक ऐसा तल, ये लंबवत ही तो बताया मैंने आपको 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसा तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो। तो इसमें क्या है? प्रकाश संचरण की दिशा स्थित है। आप देख रहे हो इस तल के अंदर प्रकाश संचरण की दिशा स्थित है, ठीक है। तो जब ये दिशा इसमें स्थित होती है तो ऐसा तल क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है। यहाँ पर ABCD कंपन तल है, जबकि EFGH जो है वो ध्रुवण तल है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन आपका ये वाला तैयार कराया, अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आएगा, ये आता भी है। और इसी प्रकार से कंपन तल और ध्रुवण तल भी, ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है, जो कि आपसे अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय में किसी पार्ट के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपका एक नंबर इससे और एक नंबर इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये किसी न्यूमेरिकल को साथ जोड़ करके ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कंपन तल और ध्रुवण तल क्या होते हैं, उसको समझाइए। तो समझाने की स्थिति में आपको ये चित्र बनाना होता है और साथ में ये आपको बताने होते हैं। इसके अलावा ध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश जब पूछे जाएंगे कि ध्रुवित प्रकाश बताइए और ध्रुवित प्रकाश बताइए, तो ये इस प्रकार से आप इसको बताओगे, ठीक है। तो ये हमने जो है समझ लिया। अब आगे देखते हैं बच्चों। आप देखते हैं इसमें ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ब्रूस्टर के नियम पे चलते हैं, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन निकालेंगे हम, एक संबंध निकालेंगे ब्रूस्टर का, और ब्रूस्टर के उस सूत्र पर एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है हर साल एग्जाम के अंदर। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ब्रूस्टर का नियम एक्चुअली परावर्तन पर आधारित है। इसने भी परावर्तन के नियम पर एक जो है परावर्तन के सिद्धांत पर एक नियम दिया। तो वो नियम क्या आता है? तो इस नियम के लिए हम एक बिंदुवार पढ़ते हैं। तो जब अध्रुवित प्रकाश का मतलब साधारण प्रकाश जो है वो किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के पृष्ठ से परावर्तित होता है। तो कहाँ से परावर्तित हो रहा है? कांच के पृष्ठ से। तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि एक कांच का पृष्ठ, जैसे कि हम कांच का पृष्ठ लें इस प्रकार से, तो हमने क्या लिया? ये वायु ऊपर लिया है और नीचे क्या लिया है? हमने कांच लिया है। तो ये नीचे का जो माध्यम है सारा,
ये सब कांच है। तो ये कहता है ब्रूस्टर कि जब अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश यानी कि साधारण प्रकाश ऊपर से आ रहा है, आप देख रहे हो इसके कंपन सारी दिशाओं में है, तो जब ये प्रकाश कांच पर पड़ता है तो ये क्या होता है, ये परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो ये क्या बन गया? परावर्तित प्रकाश बन गया, परावर्तित प्रकाश। तो ये परावर्तित हो जाता है और इसका कुछ भाग अपवर्तित भी हो जाता है, यानी कि कांच के अंदर भी चला जाता है और बाकी का पार्ट इसका कहाँ हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो ये क्या कहता है कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ये कैसा हो गया? आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो गया, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, यानी कि कुछ कंपन इसके बच जाते हैं और कुछ कंपन इसके खत्म हो जाते हैं, जो कि अंदर पार हो जाते हैं दूसरी जो अपवर्तित किरण है उसके साथ में। ब्रूस्टर क्या कहता है इसमें? ब्रूस्टर कहता है, ब्रूस्टर ने हमें बताया, ब्रूस्टर जो कि एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ने क्या कहा कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा, यानी कि जो परावर्तित प्रकाश ये गया परावर्तित, और जी ये जो आंशिक ध्रुवित हुआ है, आंशिक समतल ध्रुवित हुआ है, इसमें प्रकाश की जो ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी कि आपतन कोण, यानी कि ये जो कोण बनता है ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ जो इस आपतित प्रकाश का जो कोण बनता है ये, इस पर ये निर्भर करता है कि इसमें कितना ध्रुवित प्रकाश है। और विशेष आपतन कोण के लिए जब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो जाती हैं, और ये कहता है कि जब ये जो आपतित किरण है, आपतित प्रकाश की, अध्रुवित प्रकाश की किरण है, जब ये कोई एक विशेष कोण हमने आईपी दिखा दिया, यहाँ पे क्या दिखा दिया? आईपी दिखा दिया है। तो जब ये आईपी पर पड़ती है, एक विशेष कोण पर पड़ती है, तो विशेष कोण पर ये जो परावर्तित किरण है और जो ये अपवर्तित किरण है, ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित और परावर्तित किरण जो है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी कि जब ये एक विशेष कोण आईपी लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो इन दोनों किरणों के बीच का कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस स्थिति में ये जो किरण है, परावर्तित प्रकाश की किरण, ये पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है। क्या हो जाती है? अभी आंशिक नहीं रहती, अभी पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है। तो परावर्तित प्रकाश क्या होता है? पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ये ब्रूस्टर ने कहा था कि एक विशेष कोण पर यदि प्रकाश की किरण को डाला जाए, एक विशेष कोण पर यानी कि आईपी पर डाला जाए, तो इन दोनों किरणों के बीच में, यानी कि परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच 90 डिग्री का यदि कोण बन जाएगा एक विशेष कोण पर, तो ये जो किरण जाएगी परावर्तित प्रकाश की किरण, ये पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी, न कि आंशिक समतल ध्रुवित होगी। तो इस समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन, अब आपने बताया, देखा कि समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, तो वो जो होते हैं एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि इस तरह से प्रकाश संचरण की दिशा यदि इस प्रकार से है तो वो ऐसे होते हैं कंपन। तो आपतन तल के लंबवत होते हैं। तो विद्युत वेक्टर के कंपन कैसे होते हैं? आपतन तल के लंबवत होते हैं। अब ये जो हमने चित्र बनाया हुआ, ये आप एक आपतन तल समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो इसे? आपतन तल समझ सकते हो। तो ये जो आपतन तल है जिस पर हमने एक किरण यहाँ पर आपतित की है, तो जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश निकला यहाँ से परावर्तित किरण में, तो उसके कंपन कहाँ होंगे? लंबवत होने चाहिए। तो लंबवत कैसे होंगे? ऐसे होंगे लंबवत। ये लंबवत इस प्रकार से होंगे, यानी कि बिंदुवार के रूप में, बिंदु के रूप में दिखाया हुआ है कि लंबवत होंगे, यानी कि इस प्रकार से होंगे। जैसे कि मैं आपको ये मार्कर रख के दिखाता हूँ, ये कंपन इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से कंपन होगा, यानी कि जो तल है ये आपतन तल है, इस तल पर इस प्रकार से कंपन होते हैं, इस प्रकार से। तो ये लंबवत है ना दिशा, आप देख रहे हो, इसके और इसके बोर्ड के बीच में कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो है इस बिंदु के रूप में यहाँ पर दिखाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें क्या हुआ है कि एक आपतन कोण, जो कि विशेष आपतन कोण हमने कहा था, विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं, जिस पर ये कि परावर्तित किरण जो है वो समतल ध्रुवित हो जाती है, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है। तो इस कोण को क्या कहते हैं? आईपी, ध्रुवण कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। और जितना एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है उतना ही ये परावर्तन कोण भी होता है। यानी कि यदि यहाँ आईपी हमने लिया तो यहाँ भी हम क्या लेंगे? आईपी लेंगे। यानी कि इस अभिलंब के साथ में जो ये कोण आपतित किरण बनाएगी उतना ही कोण ये परावर्तित किरण भी बनाती है।
और जो ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण R बनता है हमारा, क्या बनता है, R हमने लिया हुआ है। तो ध्रुवण कोण पर परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो ध्रुवण कोण जब ये IP आ गया तो इस पे आपतित किरणें यानी कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये 90 डिग्री बनता है, यानी कि ये दोनों किरणें क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, ये चित्र आपको समझ में आ गया। अब इसका हम ब्रूस्टर का एक सूत्र निकालेंगे। तो सूत्र क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने चित्र दिखाया हुआ है, तो ये क्या है, एक सरल रेखा है एन एन डैश क्या है, एक सरल रेखा है। ये मैं एक ये BC ले लेता हूँ, ये BC ले लिया मैंने, ये BC क्या है, परावर्तित किरण है, और BD क्या है, ये अपवर्तित किरण है, ये BC परावर्तित किरण है, और AB जो है ये आपतित किरण है। तो जो आपको एन डैश जो दिख रहा है, तो ये पूरा कोण कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक का। जब एक सरल रेखा होती है तो सरल रेखा पर जो ये बिंदु होता है, इस पर जो पूरा कोण बनता है ये 180 का बनता है। याद रखना, ये सरल कोण होता है। क्या होता है, सरल कोण होता है, जो कि एक सीधी रेखा पर एक किसी बिंदु पर यदि कोण बनाया जाता है पूरा, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी इसे बोलते हैं सरल कोण। तो यहाँ पर जो पूरा कोण बनेगा कितना बनेगा, सरल कोण बनेगा। तो ये कितना है, IP, तो मैं इसे लिख लेता हूँ IP प्लस ये कोण जो कि कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, प्लस 90 डिग्री, और प्लस ये कोण यानी कि R, कोण R, इन तीनों का योग कितना होगा, ये पूरा ही तो कोण बन गया यहाँ से यहाँ तक का। इसमें आप देखो ये कितना था, IP था, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो ये कितना है, R है। ठीक है, तो IP प्लस 90 प्लस R ये कितना बन जाएगा, ये सरल कोण होगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर 90 जब उधर जाएगा तो बचेगा क्या, तो IP प्लस कोण R बराबर 90 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि 90 पर उधर जाएगा, कट जाएगा, 180 में से 90 गए, 90 बचेगा। और यदि हम यहाँ पर R निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस IP आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। स्नेल ने कहा था, स्नेल का नियम देखते हैं हम, स्नेल का नियम देखते हैं। तो स्नेल का नियम क्या था, स्नेल का नियम था कि जो माध्यम ये है उसका अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि n कितना होगा, अपवर्तनांक कितना होगा, अपवर्तनांक होगा साइन IP बटे साइन R, यानी कि साइन किसका, साइन इस कोण का, आपतन कोण का, और ये साइन R यानी कि अपवर्तन कोण का साइन जो होता है वो n के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये उसने बताया था। और साइन IP बटे साइन R ये हम रख देते हैं। तो साइन IP और साइन R की जगह हम क्या रख दें, R की जगह 90 माइनस IP, तो साइन 90 माइनस IP रख देते हैं। तो साइन IP ऐसे कैसे आ जाएगा, और साइन 90 माइनस IP कितना होता है, ये होता है कोस IP। कितना होता है, कोस IP। तो n कितना हो गया, साइन IP बटे कोस IP, यानी कि tan IP। क्या होता है, tan IP। और ये किसका सूत्र है, ये ब्रूस्टर का लॉ है, इसे ही ब्रूस्टर का सूत्र कहते हैं, ब्रूस्टर का लॉ कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं, यानी कि ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं इसे हम। तो यही हमें निकालना था। इसी सूत्र पर आधारित एक एग्जाम में एक प्रश्न आता है। तो ये मिल गया हमें n बराबर tan IP, ब्रूस्टर्स लॉ मिल गया। अब जो हमने कांच का अंतरपृष्ठ लिया है, ये कांच माध्यम लिया है, इस कांच के लिए जो ये कांच लिया है, इस कांच के लिए IP का जो मान होता है वो 57 डिग्री होता है। कितना होता है कांच के लिए, IP का मान 57 डिग्री होता है। और ये जो हमने आपको पूरा का पूरा एक डेरिवेशन टाइप करके दिखाया है, और ये ब्रूस्टर का जो हमने नियम निकाला है इससे, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ये ध्रुवण कहलाता है। यानी कि हमने प्रकाश का ध्रुवण कर दिया। कैसे करा हमने, यहाँ पर परावर्तन का प्रयोग करा, यानी परावर्तित किरण निकलती है, और इस प्रकार से ये हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और ये जो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण है, ये हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। जैसे कि कांच और जल से जब यानी कि यदि हम कहें कि आपतन कोण कोई विशेष नहीं है, मतलब विशेष आपतन कोण पर ना आपतित होकर ये नॉर्मल किसी अन्य कोण पर आपतित होती है, तो उस स्थिति में भी यदि यहाँ पर कांच है या फिर जल है,
तो जो परावर्तित किरण होगी वो आंशिक समतल ध्रुवित होती है। ये हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। अब इस पे एक छोटा सा एक आंकिक उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों हमने ब्रूस्टर का नियम देखा। ब्रूस्टर का नियम क्या निकल कर आया था, जो कि आपको अभी बताया गया था, n = 10 IP। ब्रूस्टर का नियम ये निकल कर आया था। तो जो सूत्र हमने स्थापित किया n = 10 IP, तो n = 10 IP के क्रम में ही ये आपको दो प्रश्न दिए गए हैं जो कि हम आपको आज हल कराएंगे। तो ये प्रश्न क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य का प्रकाश जब जल पर 53 डिग्री सेल्सियस 53 डिग्री पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर समतल ध्रुवित हो जाता है। यानी कि कंडीशन क्या दे दी कि जैसे कि कोई इस प्रकार से आपतित होता है और वो इस प्रकार से समतल ध्रुवित हो जाता है और इस प्रकार से नीचे की ओर अपवर्तित किरण चल जाती है, ये परावर्तित किरण हो जाती है और ये आपतित किरण हो जाती है। तो ये जो परावर्तित किरण है ये समतल ध्रुवित हो जाती है। तो क्या कहता है, जल पर 53 डिग्री पर आपतित होता है, यानी कि कितना डिग्री बन रहा है, 53 डिग्री। और यही हमारा क्या है, ध्रुवण कोण है, क्योंकि परावर्तित होकर क्या बन जाती है, समतल ध्रुवित हो जाता है। तो जब समतल ध्रुवित हो गया प्रकाश, तो हल हम पहला करेंगे। तो IP हमें क्या दिया हुआ है, 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्रुवण कोण क्या दे दिया, 53 डिग्री दे दिया। ज्ञात कीजिए प्रकाश का अपवर्तन कोण। तो प्रकाश का अपवर्तन कोण क्या होता है, तो प्रकाश का क्या निकालना है हमें, अपवर्तन कोण, यानी कि हमें ये निकालना है। ये अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण क्या बनाएगी, अपवर्तन कोण बनाएगी। तो R निकालना है। तो R हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा था, IP + R = 90 डिग्री। तो जो ये IP था और ये यहाँ भी IP बनता है और यहाँ भी IP बनता है, और इस के बीच में और इसके बीच में जो कोण, ये दोनों का जो योग होता है, यानी कि इस पूरे का जो योग होता है, यानी कि IP प्लस जो है ये 90 डिग्री का बन जाता है फिर कोण। तो IP + 90 डिग्री + R = 180 डिग्री का हमने समझाया था। और इसमें 90 डिग्री जब उधर चल जाएगा तो IP + R कितना बच गया, 90 डिग्री बच गया, जो कि ये बच गया। तो हमें R निकालना है। तो R बराबर कितना हो गया, 90 - IP, और IP कितना है, 90 - 53 डिग्री। और ये 90 में से 3 10 में से 3 गए आपके 7, और ये 8 में से 5 गए 3, तो 37 डिग्री का हमारा ये कोण आ जाता है। यानी कि R कितना आ जाता है, यानी कि अपवर्तन कोण कितना आ जाता है, ये 37 डिग्री का हमारा आ जाता है। अब कहता है जल का अपवर्तनांक निकालो। तो हमने पहला पार्ट किया इसका, तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो जल का अपवर्तन n बराबर क्या निकाला था हमने, ब्रूस्टर के नियम से 10 IP। n = 10 IP, और 10 IP कितना है, IP है 53 डिग्री, और 10 53 डिग्री इन्होंने दिया हुआ है, जो कि है 1.327। तो n बराबर कितना आ गया, 1.327। तो ये हमारा अपवर्तनांक इसमें निकल जाता है। तो दूसरा प्रश्न करते हैं, हल नंबर 2 लेते हैं इसका। तो हल 2 में क्या, हल 2 यानी क्वेश्चन पढ़ो इसका। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। तो यानी कि यहाँ भी IP जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो उस माध्यम का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, क्रांतिक कोण। तो जब ध्रुवण कोण दिया जाता है तो उसमें हम पहले अपवर्तनांक निकालते हैं ब्रूस्टर के नियम से। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, n = 10 IP, और 10 IP रख दो तो 10 60, और ये 10 60 कितना होता है, √3। और √3 की जो √3 का जब हम खोलते हैं तो इसका मान कितना आता है, मान आता है 1.732, ये √3 का मान आता है। अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा है, परावर्तन का चैप्टर पढ़ा है और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको पढ़ा है, तो वहाँ पर एक क्रांतिक कोण पढ़ा है। क्या पढ़ा है, क्रांतिक कोण पढ़ा है, जो कि C होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, C होता है। तो जब क्रांतिक कोण पर कोई किरण पड़ती है तो वो वापस अपने माध्यम में आ जाती है। ऐसा हमने पढ़ाया था आपको कि जब आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो जो प्रकाश किरण होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वो C ही है ये। तो इसके लिए अपवर्तनांक कितना होता है, एक सूत्र होता है 1/sin c, n = 1/sin c। ये हमने सूत्र वहां पर आपको सिद्ध कराया था, ये बताया था, समझाया था आपको। तो इसी सूत्र से हम क्या निकालेंगे, sin c निकाल लेंगे। तो sin c = 1/n, और n कितना दिया हुआ है, जो हमने अभी निकाला है 1.732, और जब आप इसे भाग करोगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा, 5773 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा ये 0.5773, यानी कि साइन सी कितना आ गया, साइन सी आपका आ गया 0.5773। और ये साइन में किसका मान होता है, ये साइन में 35.3 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, 35.3 डिग्री का मान होता है। और साइन से साइन कट जाएगा और सी क्या बचेगा आपके लिए, 35.3 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्रांतिक कोण यहाँ पर निकल जाएगा, जो कि पूछ रहे थे माध्यम का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आज का लेक्चर आपने देखा, हमने किस तरह से आपको समझाया, कितना हमने जो है डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया कि ध्रुवण किस प्रकार से होता है और ब्रूस्टर का नियम किस प्रकार से जो है एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो है आपको दोबारा वीडियो को एक बार फिर चलाकर आपको 1-2 बार देख लेनी है। तो देखने से क्या होगा कि ये आपको सारी बातें जो हमने आज डिस्कस की हैं आपके साथ में, वो सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है हमारा, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने साथी मित्र जो आपके स्कूल वगैरह से रिलेटेड हैं उनको आप बता सकते हैं कि ये जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे सारे ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट से आपको मिल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमें बतानी है, तो उन पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर and we will continue in next lecture. Thank you very much.